ये कागज के टुकड़े हम सबने कहीं ना कहीं जरूर देखे हैं। इलेक्शन आते ही नेताजी हमारे घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हमें वोट दो, हमें वोट दो। और वोट के बदले डील क्या मिलती है? फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री लैपटॉप, फ्री राशन। सुनने में ये डील बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन रुको यार, इस डील को साइन करने से पहले, मतलब अपना वोट देने से पहले, ये तो देख लो कि ये फ्री की चीजें देश की इकोनॉमी का क्या हाल करती है। और इकोनॉमिक्स की बात चल ही रही है, तो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल भी देख लेते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। और इंटरनेट की इस दुनिया में एक और मशहूर कहावत है जो पॉलिटिक्स पर परफेक्ट बैठती है। इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। मतलब साफ है, अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो याद रखो कि वो चीज हवा से पैदा नहीं हो रही, उसके पैसे कोई ना कोई चुका ही रहा है। या शायद घूम फिर कर वो पैसे आप खुद चुका रहे हो, बस आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना समाज कल्याण है, तो फ्री बिजली या फिर फ्री पानी देना रेवड़ी क्यों कहलाता है? सरकार स्कूल में खाना दे तो इन्वेस्टमेंट, और अगर लैपटॉप दे तो बर्बादी, ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर जरूरत और लालच के बीच की ये लाइन हम कहाँ ड्रॉ करते हैं? वेयर डू वी क्रॉस द लाइन बिटवीन वेलफेयर स्कीम्स एंड फ्रीबीज? कहाँ मदद खत्म होती है और वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू होती है? और आज हम यही देखेंगे कि फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स में फर्क क्या है। सबसे पहले हमें इन दो शब्दों का मतलब समझना होगा। आखिर वेलफेयर और फ्रीबीज में फर्क क्या है? तो चलो पॉलिटिकल शोर शराबा बाजू में रखते हैं और लॉजिक पर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं वेलफेयर स्कीम्स पर। वेलफेयर मतलब जन कल्याण या फिर समाज कल्याण स्कीम्स। नाम ही बता रहा है कि जो स्कीम्स जनता के कल्याण के लिए बनी हुई है। ये वो खर्चा है जो इंसान की कैपेसिटी बढ़ाता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिएंट। आप सभी लोग एक बात समझ लो, अगर सरकार एक गरीब बच्चे को पढ़ाती है और उसे खाना देती है ताकि वो मालनरिश ना हो, तो ये देश के लिए एक एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर जॉब करेगा, टैक्स भरेगा और इकोनॉमी में योगदान देगा। और समझो, अगर उसने जॉब नहीं किया तो बिजनेस करेगा। और समझो, अगर उसने बिजनेस भी नहीं किया तो अब्रॉड जाएगा, वहाँ जॉब करेगा और वहाँ से डॉलर घर भेजेगा। तो इन सभी केसेस में सरकार और उस बच्चे का और उस देश का फायदा ही फायदा है। ये है वेलफेयर का लॉजिक। वेलफेयर स्कीम्स के एग्जांपल्स देखने हैं। मिड डे मील। मिड डे मील शुरू ही इसलिए हुआ था ताकि और ज्यादा बच्चे स्कूल में आए और ज्यादा बच्चे पढ़ाई करें, और हाँ, बच्चे माल नरिश ना हो। जब ये बच्चे पढ़ाई करेंगे और बड़े होकर इनको जल्दी जॉब मिलेगा, तब इनके दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि अगर जॉब लेना है तो पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जब इनके दिमाग में ये आ गया कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, तब यही बच्चे जब आगे जाकर पेरेंट्स बनेंगे तो वो अपने बच्चों को और हायर स्टडीज करने के लिए मोटिवेट करेंगे। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो पॉवर्टी को तोड़ती है, जो गरीबी को मिटाती है। और एक एग्जांपल ले लो, फ्री राशन। सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन इसीलिए देती है, जो गरीब है उसके पास पैसे बचे। सरकार कहती है यार तुम्हारा राशन तो हम दे देंगे, तुम बस पैसे कमाओ, सेविंग्स करो, उन पैसों से बच्चों को पढ़ाओ या फिर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो। अगर बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करना चाहते तो अपने भविष्य के लिए सेविंग्स कर लो। ये सब इसीलिए ताकि वो गरीब आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और एक एग्जांपल ले लो, आयुष्मान भारत। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें हमारी सरकार मेडिकल इंश्योरेंस देती है ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और जब हेल्थ अच्छी रहेगी तभी वो सभी लोग काम कर पाएंगे। तो इन स्कीम्स को हम कहते हैं वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें गवर्नमेंट पहले इन्वेस्ट करती है और फिर बाद में जाकर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, मतलब फ्रीबीज। फ्रीबीज के नाम से ही पता चल रहा है, जो चीजें फ्री में मिलती है। ये ऐसा खर्च है जो सिर्फ कंजम्पशन के लिए होता है, जिससे फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है। जैसे फ्री टीवी, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री स्कूटी, फ्री लैपटॉप। जैसे आज अगर आपको फ्री पानी और फ्री बिजली मिल गई तो उससे ना सरकार को कोई लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है, ना आपको कोई लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है। और इकोनॉमिक्स कहती है कि पैसा कभी गायब नहीं होता, बस यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता है।
उस फ्री बिजली के पैसे निकालने के लिए आपके घर जो पानी आता है, सरकार उसका बिल बढ़ा देगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाडली बहना योजना। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्कीम के अंडर एलिजिबल महिलाओं को हर महीने कैश देना शुरू किया है। सुनने में ही वेलफेयर स्कीम लगती है, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन डेटा देख लो। मध्य प्रदेश सरकार पर पहले से ही लगभग 4.6 लाख करोड़ का कर्ज है। सिर्फ इस एक स्कीम को चलाने के लिए सरकार को साल का करीब 18 से 20 हजार करोड़ खर्च करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बजट बैलेंस करने के लिए सरकार ने कई दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का पैसा रोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और दूसरी छोटी स्कीम्स का फंड डाइवर्ट किया गया ताकि ये कैश बांटा जा सके। जब आप रोड्स और स्कूल्स का पैसा काट कर ऐसे बांटते हो, तब आप अपने देश का पैर काट कर उसे बैसाखी पकड़ा देते हो। अब ये फ्रीबीज का कल्चर इंडिया के मिडिल क्लास और टैक्स पेयर को कैसे परेशान करता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। इंडिया का आम आदमी क्या सोचता है, उसकी कहानी सिंपल है। मैंने 4 साल लगाकर पढ़ाई की, मेहनत की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास किए, अब मुझे जॉब मिली है। वो ईमानदारी से टैक्स भरता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, टीडीएस। उसके दिमाग में एक उम्मीद रहती है कि यार मैं टैक्स भर रहा हूँ तो मेरे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी। मैं टैक्स भर रहा हूँ ताकि मेरे देश की डेवलपमेंट हो, मेरे घर के सामने जो टूटी सड़क है वो बने, मेरे सिटी में एक अच्छा हॉस्पिटल बने। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है और देखता है कि सड़क वैसी की वैसी ही है, टूटी हुई, हॉस्पिटल तो बन गया लेकिन हॉस्पिटल में बेड्स ही नहीं है, या फिर स्टाफ के नाम पर सिर्फ 2-4 लोग हैं, लेकिन न्यूज में दिख रहा है कि सरकार किसी को फ्री टीवी दे रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मोबाइल, तब उसे लगता है कि सरकार ही चोर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जेब में सिर्फ एक ही रुपया है, या तो उससे बच्चों की स्कूल की फीस भर दो या दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा दो। दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर आपने पैसे पार्टी में उड़ा दिए तो बच्चों की पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी चली गई। अब यही लॉजिक हम सरकार पर लगाते हैं। आप सभी लोग एक बात समझो, अगर किसी भी सरकार के पास 100 रुपए टैक्स से आ रहे हैं और अगर उसमें से 60 से 80 रुपए सिर्फ फ्रीबीज देने में चले जाएंगे तो डेवलपमेंट क्या खाक होगी। बचे कितने? सिर्फ 20-30 रुपए। एक रफ एस्टिमेट में समझते हैं कि चलो 80 रुपए फ्रीबीज में चले गए, तो फिर बचते कितने? सिर्फ 20 रुपए। अब इन बचे हुए 20 रुपए के लिए सड़क का टेंडर निकलेगा। फिर हमारे मंत्री बाबू तो बैठे ही हैं। उस कंपनी को 20 रुपए का टेंडर लेने के लिए 10 रुपए मंत्री बाबू को घूस देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें टेंडर चाहिए तो मुझे पैसे दो, मुझे रिश्वत दो। 20 में से 10 रुपए मंत्री जी को चले गए और बचे कितने? सिर्फ 10 रुपए। जब 10 रुपए में वो कंपनी रोड बनाएगी, देख लो वो रोड कैसी रहेगी। तो आपको क्या लगता है, वो अच्छी रोड रहेगी? 2-3 महीनों के बाद या फिर बारिश में वो रोड फिर से खराब हो जाएगी। उस रोड में फिर से वापस गड्ढा बन जाएगा और फिर से वही साइकिल रिपीट होती रहेगी। आरबीआई की रिपोर्ट उठाकर देख लो, इंडिया के कई स्टेट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं क्योंकि वहां पे कमाई कम और रेवेन्यू का खर्च ज्यादा है। टॉप 3 स्टेट्स जो कर्ज में डूबे हैं। पंजाब, इसका डेट टू जीडीपी रेशो है 48%, मतलब जितनी कमाई नहीं उससे आधा तो कर्ज है। हिमाचल प्रदेश करीब 42% कर्ज। बिहार, ये भी 38% के आसपास चल रहा है। इन स्टेट्स का ज्यादातर पैसा सिर्फ पुराने लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में और सैलरी देने में जाता है। नया ब्रिज या फिर फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे बचते ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि चलो यार जाने तो, सड़क टूटी है, बिजली तो फ्री है, पानी तो फ्री है, उन सब का बिल तो नहीं आएगा। जब ये रेवड़ी कल्चर हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो देश बैंकरप्ट हो जाता है। वेनेजुएला, एक वक्त पर वेनेजुएला साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश था, ऑयल का भंडार था। वहां के नेताओं ने कहा हम सब कुछ फ्री देंगे, सस्ती खाद, सस्ता तेल, फ्री में घर। लोग खुश हो गए, लेकिन जब तेल के दाम गिरे, सरकार के पैसे खत्म, नोट छापने पड़े और आज वहां लोग कचरे के डब्बे में खाना ढूंढते। नोटों की गड्डियां सड़क पर फिकी हुई हैं। और एक एग्जांपल ले लो, श्रीलंका। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पड़ोसी श्रीलंका को ही देख लो। वहां टैक्स कट्स और फ्रीबीज का वादा किया गया और रिजल्ट, देश का खजाना खाली। फिर दवाइयां नहीं, पेट्रोल नहीं, खाना नहीं, लोगों ने प्रेसिडेंट के घर पर धावा बोल दिया। इंडिया में भी अगर हम आज नहीं सुधरे तो हमारे बच्चे वो कर्ज चुकाएंगे जो हम आज फ्री की चीजों में उड़ा रहे हैं। ये इंटर जनरेशनल थीफ है।
हम अपने बच्चों की जेब आज ही काट रहे हैं। अब आप बोलोगे यार प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सरकार के पास नहीं है, सॉल्यूशन हमारे पास ही है। सच बात बोलूं, हर एक पॉलिटिशियन को लगता है कि जनता तो बेवकूफ है। उन्हें लगता है कि जनता को वेलफेयर और फ्रीबीज में फर्क ही नहीं पता, और दुख की बात यह है कि ये सच भी है। हमारे देश के बहुत सारे लोगों को आज भी ये नहीं पता कि फ्रीबीज और वेलफेयर में फर्क क्या है। उन्हें लगता है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना सही है, तो सबको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन ये देना भी सही है। और इसीलिए आज मैंने इस मुद्दे को आप सबके सामने इतना क्लियरली रखा है, ताकि कम से कम आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि फ्रीबीज और वेलफेयर में फर्क क्या है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें सवाल पूछना नहीं आता, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें अच्छे सवाल पूछना नहीं आता। सवाल पूछना और अच्छे सवाल पूछना ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। जब नेता बोलता है कि फ्री बिजली मिलेगा, फ्री पानी मिलेगा, लाडली बहना योजना शुरू होगी, तो सवाल ये रहेगा कि कब से शुरू होगी। लेकिन सही सवाल ये रहेगा कि इसके पैसे आएंगे कहाँ से। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ताली बजाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली। हमने कभी सही सवाल पूछे ही नहीं। अगर कोई नेता आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अगर सरकार में आ गया तो आपको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फीमेल्स के लिए हाफ टिकट हो जाएगी, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना कि इसका पैसा आएगा कहाँ से, कौन देगा इसका पैसा। अगर मुझे फ्री में बिजली और पानी मिल रहा है तो मेरे घर के सामने जो टूटी हुई सड़क है वो ठीक होगी भी या नहीं? अगर मुझे फ्री में कोई चीज मिल रही है तो उसका पैसा कहाँ से दोगे? किसी गवर्नमेंट स्कूल का फंड काट कर दोगे या फिर किसी रोड का फंड काट कर दोगे? जब कोई नेता कहता है कि फीमेल्स को बस में हाफ टिकट मिलेगा, तब हम ये नहीं पूछते कि बाकी के आधे पैसे कहाँ से आएंगे। क्या बस की मेंटेनेंस बंद कर दोगे या फिर जो मेल्स ट्रैवल कर रहे हैं उनका टिकट प्राइस बढ़ा दोगे? हम ये नहीं पूछते कि लाडली बहना योजना से लॉन्ग टर्म में क्या फायदा हो रहा है। आप महिलाओं के हाथ में कैश तो दे रहे हो, लेकिन उसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट होगा? और जवाब हम सबको पता है, बहुत कम। बाकी सब तो घर के खर्च में और कंजम्पशन में खर्च हो जाएंगे ना यार। तो लाडली बहना योजना से देश आगे कैसे बढ़ा, ये तो मुझे कोई समझा दो। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर कोई भी नेता आपके दरवाजे पर आए और कहे कि मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा, तो उन्हें हाथ जोड़कर कहना, बस फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना बता दो कि तुम हमारे लिए कितना काम करोगे। हमें भीख नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। हमें ये बताओ कि हमारे घर के सामने की रोड कब तक बनेगी, हमारे घर के बाजू जो डस्टबिन पड़ा रहता है जिसमें से इतनी बदबू आती है, उसका कचरा रोज कब से उठेगा। हमारी हवा जो इतनी जहरीली हो गई है वो साफ कब तक होगी। हमारी यमुना, जिसे हम देवी कहते हैं, जिसे हम माँ मानते हैं, उसी यमुना का पानी इतना साफ कब तक होगा कि हम सब वहां जाकर उस नदी से पानी पी सके और हमें कोई बीमारी ना हो। हमें आज से ही सही सवाल पूछना शुरू करना होगा। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब शाम को घर आते हो तब अपने आसपास देखो, कोई प्रॉब्लम दिखती है? टूटी सड़क, अंधेरा, कचरा, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम है तो इग्नोर मत करो यार। फोन निकालो, फोटो लो, वीडियो बनाओ और अपने मंत्री या फिर नगर सेवक को सोशल मीडिया पर टैग करो कि यार ये काम कब करोगी तुम। पूछो उनसे कि ये कब तक ठीक होगा। मुझे पता है कि मैं जॉब और बिजनेस करने वालों पर बहुत प्रेशर डाल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जॉब और बिजनेस करने वालों पर बहुत प्रेशर डाल रहा हूँ, लेकिन अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें हर गलत चीज पर आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाना मतलब सिर्फ एक रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालना, अपने नगर सेवक, अपने नेताजी को मेंशन करना। अगर हम सबने ट्वीट किया, रील्स डाली, तो मंत्री पर प्रेशर आएगा। और याद रखना, तभी वो काम होगा, क्योंकि मंत्री ऐसी जात है जिसके गले पर जब तक तलवार न लटकी हो तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। सही सवाल पूछना सीखो। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।